हेलो फ्रेंड्स, जीके जीएस के क्लास में आपका स्वागत है। यह जीके जीएस का जीएस पॉइंटर जो बुक है, तो जीएस पॉइंटर बुक से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मध्यकालीन भारत है। मध्यकालीन भारत का कंप्लीट टॉपिक आपको कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे पहला है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण यह पहला टॉपिक है। नेक्स्ट आएगा दिल्ली सल्तनत, जिसमें गुलाम वंश आता है। हमारे चैनल पर आपको कंप्लीट जीएस पॉइंटर बुक जो है कंप्लीट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो हमारा चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप जो है देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन भारत इतिहास, पहला चैप्टर भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पहला कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो जो पैगंबर हजरत मोहम्मद है, इसका जन्म 570 ईस्वी में होता है। वहीं मोहम्मद साहब की मृत्यु कब होती है। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है 632 ईस्वी में होता है। मक्का कहाँ पर है। तो मक्का जो है, मक्का या मदीना, यह सऊदी अरब में है। कहाँ पर है। तो सऊदी अरब में। हिंद यानी कि भारत की जनता के लिए जो संदर्भ में हिंदू शब्द है, वह प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। तो जो हिंदू शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग अरबों ने ही किया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब होता है। तो जो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण होता है वह 711 ईस्वी में होता है। लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब किया जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो सिंध का विजय किया जाता है वह 712 ईस्वी में किया जाता है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करें तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे। तो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। कौन। तो अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गजनी राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो जो गजनी राजवंश होते हैं, इसके संस्थापक अल्पतकीन होते हैं। अल्पतकीन जो है गजनी राजवंश का संस्थापक थे। चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। कौन। तो कौन ऐसा शासक था जो मोहम्मद गजनी से पराजित नहीं हुआ था। तो वह था विद्याधर। विद्याधर जो है वह मोहम्मद गजनी से पराजित नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कथन ए। कारण भी है, वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासक की स्थापना करना चाहता था। जो ए वाला है ये सही है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य था लूटपाट। वह भारत में मुस्लिम शासन का स्थापना करना नहीं चाहते थे। तो आर जो है वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद गजनी का जो दरबारी इतिहासकार था वह कौन था। तो मोहम्मद गजनी का जो दरबारी इतिहासकार है वह था उत्बी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित है किससे। तो जो शाहनामा का लेखक है फिरदौसी, वह संबंधित है मोहम्मद गजनी के दरबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान कौन था। तो मोहम्मद गजनी के साथ जो भारत आया था कौन। तो अलबरूनी। अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अलबरूनी भारत आया था कब। तो अलबरूनी जो है वह भारत आया था 11वीं शताब्दी में। कब। तो 11वीं शताब्दी में अलबरूनी जो है वह भारत आया था। अलबरूनी से संबंधित सत्य कथन क्या है कि वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। उसका ग्रंथ उस समय जीवित भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। अलबरूनी के विषय में सभी कथन जो है वह सत्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। प्रथम मुसलमान कौन था जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था। वह था अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ संस्कृत शिलालेख के द्वारा चांदी के सिक्के निर्गत किए।
एक तरफ जो है संस्कृत मुद्रालय के साथ साथ चांदी का सिक्का किसने निर्गत किया था? वह मोहम्मद गजनी ने निर्गत किया था। मध्य एशिया का वह शासक जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था वह कौन था? जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था वह था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो जो मोहम्मद गोरी होता है इसको सर्वप्रथम भारत में किसने पराजित किया था? तो भीमदीदी अथवा मूल राजनीति भी जिसे कहते हैं उन्होंने ही मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम भारत में पराजित किया था। मोहम्मद गोरी को जयचंद्र को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को कब पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को पराजित किया चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में। वह युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुआ वह युद्ध कौन सा था? जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का जो है श्रेय माना जाता है तो वह हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुआ। भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे जो व्यक्ति का सही क्रम है वह क्या है? जो भारत पर जो आक्रमण करने वाला व्यक्तियों का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले मोहम्मद गजनी जो है आक्रमण करते हैं, उसके बाद मोहम्मद गोरी आक्रमण करते हैं, उसके बाद चंगेज खां और अंत में तैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी वह कौन सा शासक था जिसका सिक्का पर क्या बना हुआ था? तो देवी लक्ष्मी की आकृति। तो मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बना हुआ था। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम जो है अक़दा प्रदान किया था किसे? तो मोहम्मद गोरी ने जो है प्रथम अक़दा प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। वहीं मोहम्मद गोरी ने जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था वह कौन था? तो मोहम्मद गोरी के जो शासनकाल में बख्तियार खिलजी जो है उसका दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कि गोरी का गुलाम था। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध हुआ वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया किसने? तो सर्वप्रथम कुतुब मीनार का योगदान की शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। बाकी इसे पूरी तरह से इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, जबकि इसकी चौथी और पाँचवीं मंजिल को फिरोज शाह तुगलक ने पूर्ण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी होता है वह होता है लाहौर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ था किसके दौरान हुआ था? तो चौगान के क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात, घोड़े से गिरने के पश्चात जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किसने किया? जो कुतुबुद्दीन ऐबक थी इसकी राजधानी आपको लाहौर थी, लेकिन दिल्ली को जो है गुलाम वंश का राजधानी किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को गुलाम वंश का राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को स्थापना राज्य का जो है राजधानी घोषित किया। तो वह शासक जिसने नियमित सिक्का जारी किया और दिल्ली को जो है राजधानी बनाया तो वह है इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन बनता है? तो दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक है वह इल्तुतमिश बनता है। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? तो जो गुलामों का गुलाम है वह इल्तुतमिश को कहा गया है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला जो शासिका थी वह कौन थी? तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था किसके काल में? तो जो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां है वह जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट को
कब देखा था? तो मंगोलों ने प्रथम बार सिंधु के तट को इल्तुतमिश के शासनकाल में ही देखा था। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो जो चंगेज खां है इसका मूल नाम है तेमुचिन। तेमुचिन इसका मूल नाम है किसका? तो चंगेज खां का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो जो इल्तुतमिश है इसने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसे हो? तो मलिक जानी को। मलिक जानी को जो है बिहार का प्रथम जो है सूबेदार नियुक्त किया था किसने? तो इल्तुतमिश ने। रजिया बेगम को सदाच्युत करने में हाथ किसका था? तो तुर्कों का। तुर्क जो है रजिया बेगम को सदाच्युत करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो जो दिल्ली के सुल्तान बलबन बनते हैं तो बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली का वह सुल्तान जिससे विषय में कहा जाता है कि रक्त और लौह नीति अपनाई थी। तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसने रक्त और लौह नीति अपनाया था वह था बलबन। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी शक्तियाँ जो है अपने हाथ में केंद्रित कर ली। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर पश्चिम सीमा को जो है और उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था कौन? तो बलबन। ए और बी दोनों सही है लेकिन ए जो है उसका सही व्याख्या नहीं है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने क्या धारण किया था? तो जब अपनी शक्ति को समेकित कर लिया, पूरी तरह से एकत्रित कर लिया, उसके बाद बलबन ने एक उपाधि धारण किया, जिले इलाही की उपाधि। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार जो नौरोज त्यौहार है इसको किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में प्रसिद्ध जो फारसी त्यौहार है नौरोज त्यौहार इसको बलबन ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बलबन के संदर्भ में क्या चीज़ सत्य है? तो इसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत पर जो प्रतिपादन किया। कौन सा सिद्धांत का? तो नियामत ए खुदाई का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव जो था वह समाप्त हो गया। इसने बंगाल के विद्रोह का जो है दमन किया। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने इसे उलूग खां का उपाधि दिया था। तो ये बलबन के संबंध में सभी कथन सत्य हैं। इसने जो है नियामत ए खुदाई का स्थापना जो सिद्धांत है इसी का प्रतिपादन किया था। तो मोहम्मद जो गयासुद्दीन बलबन इसने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसने नियामत ए खुदाई सिद्धांत को प्रतिपादन किया। नेक्स्ट इसने तुर्कान ए जो चहलगानी जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था उसे भी समाप्त कर दिया। इसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया और इसको नासिरुद्दीन महमूद जो इसके ससुर थे तो नासिरुद्दीन महमूद ने इसे उलूग खां का उपाधि दिया था। गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था किसने? तो जो गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद है उसके दीवारों के जो शिलालेख होते हैं उस पर स्वयं को खलीफा का सहायक बलबन ने कहा था। किसका? तो खलीफा का सहायक बलबन ने। कौन सी मस्जिद में यह लिखा था? तो गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद में यह लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आ गया आपका खिलजी वंश। चलिए अब खिलजी वंश को देखते हैं कि जब उसने राजा सन की किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? जो बर्नी ने यह कथन है अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था कि जब उसने राजस्व का प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। तो कौन ऐसा शासक था जिसने अपना नया धर्म चलाना चाहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर ए सानी का जो है उपाधि धारण किया था। तो सिकंदर ए सानी का उपाधि धारण करता है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रसिद्ध सेनापति है जो मंगोल से लड़ते हुए
जिसकी मृत्यु हुई वह था जफर खां। जफर खां की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का क्या नाम था? तो जो रानी पद्मिनी है उसका जो नाम है अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है और उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन ने दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो ए जो है वह आपका सही है, लेकिन बी जो है वह गलत है कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का जो शासक था वह था रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह सुल्तान जिसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो जो खालिसा भूमि है अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने भूमि कर को उत्पादन के 50% कर दिया था। वह सुल्तान जिसने भूमि कर को 50% कर दिया था वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कौन सी कथन जो है सही है? तो उसने कृष्ण जमीनों का पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की थी। दूसरा है इसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था और शक्ति अपने केंद्र में ले लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। कथन कारण आर देखते हैं कि वह दिल्ली में जो है अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहते थे। तो एक जो है वह आपका सही है कि इसने दिल्ली में मूल नियंत्रण को जो है निर्धारित किया था, जबकि आर जो है वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किया था। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार को लागू किया था वह कौन था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार कब लागू किया था? तो जो मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया गया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मध्यकालीन भारत जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था। तो मध्यकालीन भारत का वह कौन सा शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिस्टम को लागू किया था? वह था अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी या गृह कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो घड़ी या गृह कर लगाने वाला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी कौन सी नदी? तो 1906 ईस्वी के जो बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सल्तनत और मंगोलों की सीमा थी सिंधु नदी। सिंधु नदी के ये पार जो है वह दिल्ली का सल्तनत काल था, जबकि सिंधु नदी के उस पार में मंगोलों की कब्जा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आ गया तुगलक वंश। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेना अध्यक्ष जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो खिलजी वंश का वह सेना अध्यक्ष था जिसने तुगलक वंश का स्थापना किया और प्रथम शासक बना हुआ था गाजी मलिक। सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किसने किया? तो जो सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया वह था तुगलक वंश के सुल्तानों ने। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर थे वह था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दीवान ए अमीर ए कोही का नया विभाग का स्थापना जो है किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? तो दीवान ए अमीर ए कोही का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया जाता है। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग जिसका नाम दीवान ए कोही ए अमीर था की स्थापना किया एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से उठाकर दौलताबाद ले गया था। भारत में सर्वप्रथम
सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ था कब? तो भारत में सर्वप्रथम जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहा गया। कारण दिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्के की टोकन मुद्रा जारी करना चाहते थे। तो ये जो है वह आपका सही हो जाएगा कि उन्होंने जो है स्वर्ण सिक्का जारी किया था जिसे इब्न बतूता द्वारा दिनार कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूर देश यानी कि मोरक्को का यह जो यात्री था इब्न बतूता वह भारत आया था किसके काल में? तो जो इब्न बतूता भारत आया था तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था जो है विस्तृत वर्णन दिया जाता है इब्न बतूता ने कि सल्तनत काल में जो है डाक व्यवस्था था। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो होली के त्यौहार में जो है सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को प्रजा से एवं प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। इस शासक के विषय में बदायूनी ने कहा है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था तो वह था फिरोज तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों की सहायता रोजगार कार्यालय का स्थापना किया था। तो जो रोजगार कार्यालय का स्थापना है वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया जाता है। दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक नए विभाग का स्थापना किया था दीवान ए खैरात। किसने किया था? तो दीवान ए खैरात का स्थापना जो है फिरोज तुगलक ने किया था। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? तो वह था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे वह था फिरोज तुगलक। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बलबन ने सबसे पहले जो एक अलग जो है आरिज विभाग का स्थापना किया था। अलाउद्दीन ने अपनी सेना को घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत किया था। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका जो चचेरा भाई बैठा था। नेक्स्ट है कि फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग का स्थापना किया था। तो यह सभी कथन जो है सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग का स्थापना जो है कौन कराता है? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग का स्थापना होता है। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों की सबसे बड़ी जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। तो नहरों की सबसे बड़ी जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला जो पहला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो हक ए सर्व की सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान था फिरोज तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी और शेर शाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था। तो जो फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा और मेरठ के दो अशोक स्तंभ जो लेख है वह दिल्ली लाया था किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसको? तो मेरठ और टोपरा और मेरठ के से दो स्तंभ अभिलेख को। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग का स्थापना किया कि इससे दोनों संप्रदाय के लोगों के बीच एक दूसरे के विचारों को समझकर बेहतर हो सके। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है वह अनुवाद विभाग का स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यों के खर्च पर हज की व्यवस्था कराने वाला पहला जो है भारत शासक कौन था? कि राज्यों के खर्च पर ही हज की व्यवस्था कराने वाला पहला भारत शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दार उल सफ़ा जो है एक खैराती अस्पताल था। कौन सा खैराती अस्पताल था दार उल सफ़ा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश की अंतिम शासक कौन था? जो दिल्ली सल्तनत है इसका अंतिम जो शासक बनता है वह कौन बनता है? तो वह बनता है नासिर
नासिरुद्दीन महमूद जो है वह दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश का अंतिम शासक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो जो तैमूर है इसने भारत पर आक्रमण किया था नासिरुद्दीन महमूद के काल में, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो तुगलक वंश है इसका अंतिम शासक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो जो तैमूर है इसने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में भारत में तैमूर ने आक्रमण करता है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज्य में किसकी स्थापना हुआ। तो जो तैमूर का स्थापना हो जाता है इसके बाद भारत में सैयद वंश का स्थापना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लोधी वंश। तो खिलजी, तुगलक और सैयद और लोधी में से जो है अफगान मूल के कौन थे। तो कौन सा था शासक जो कि अफगान मूल का था। तो लोधी वंश जो है यह पूरी तरह से अफगान शासक थे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगानों का सही क्रम क्या है। तो दिल्ली की राजगद्दी पर जो अफगानों का सही क्रम है, सबसे पहला है बहलोल खान लोधी। बहलोल खान लोधी 1451 से 1489 ईस्वी तक। उसके बाद सिकंदर लोधी जो 1489 से 1517 ईस्वी तक। उसके बाद इब्राहिम लोधी जो 1517 से 1526 ईस्वी तक। तो यह दिल्ली जो है सल्तनत जो अफगान शासक था, अफगान शासक का यह 3 क्रम है। सबसे पहला है बहलोल लोधी, उसके बाद सिकंदर लोधी, उसके बाद है इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट देखते हैं कि महाराणा प्रताप सांगा है इसने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था कौन से युद्ध में। तो जो राणा सांगा है इसने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था किस युद्ध में। तो खतौली के युद्ध में जो है राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसने आगरा शहर का नींव डालने और सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। तो वह कौन सा शासक था जिसने आगरा शहर को जो है नींव रखा था और इसको राजधानी बनाया था। तो वह था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने ही आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुरुमुखी जो उपन्यास है, उपनाम है, इसके नाम से कौन कविता लिखता था। तो जो गुलरुखी नाम से जो अपनी कविता की रचना करता था सिकंदर लोधी, किस नाम से। तो गुलरुखी के नाम से। अन्य के ऊपर कर समाप्त करने वाला किसे जाना जाता है। तो जो अन्य के ऊपर कर समाप्त करने वाला जाना जाता है सिकंदर लोधी को। दिल्ली का शासन करने वाले वंशों का सही क्रम मिलान करें। जो दिल्ली पर शासन करने वाले शासकों का सही क्रम है, सबसे पहले गुलाम वंश आते हैं, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आते हैं और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश और फिर सैयद वंश और सैयद वंश के बाद आते हैं लोधी वंश। नेक्स्ट देखते हैं कि बलबन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और इब्राहिम लोधी में से वह शासक जो गुलाम वंश के नहीं था। तो शुरू का जो सभी शासक हैं यह गुलाम वंश से संबंधित है, लेकिन इब्राहिम लोधी जो है वह लोधी वंश से संबंधित है, वह गुलाम वंश से नहीं था। नेक्स्ट आपका आ गया विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और बुका ने किया था। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय के अभियान का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी। तो जो मधुरा विजय कृति है इसमें अपने पति का जो विजय अभियान पर जो लिखा है वह किसने लिखा है। तो गंगा देवी ने। विजयनगर का वह शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। विजयनगर का वह कौन शासक था जिसने बहमनियों से जो है गोवा को छीन लिया था। तो वह था हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड ने जो है बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नरसिंह सालू जो है वह संगम वंश का अंतिम किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। तो जो नरसिंह सालू है इसने जो है संगम वंश का अंत किया और राज सिंहासन पर बैठकर सालू वंश का स्थापना किया। दूसरा है कि वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर जो है राज सिंहासन छीन लिया और वीर नरसिंह के उत्तरावर्ती जो है अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरावर्ती उसके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो जो विजयनगर साम्राज्य होते हैं कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध था इसमें किस राजा के साथ लड़ा था, वह है कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट देखते हैं कि कृष्णदेव राय के
दरबार में अष्टदिग्गज क्या थे? तो जो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे वह 8 तेलुगु कवि था। कृष्णदेवराय, राजेंद्र चोल, हरिहर एवं बुक्का में से वह कौन सा था जिसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेवराय को जाना जाता है। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन स्वर्ण युग था तेलुगु साहित्य का। तो तेलुगु साहित्य का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है कृष्णदेवराय के शासनकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कृष्णदेवराय की ने स्थापना किया था किसका? तो कृष्णदेवराय ने स्थापना किया था नागलपुर नगर का। विजयनगर का प्रसिद्ध जो है हजारा मंदिर वह निर्मित हुआ था। तो हजारा मंदिर कब निर्मित हुआ था? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? तो अब्दुल रज्जाक जो है वह देवराव सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। निकोलो कोंटी कौन था? तो निकोलो कोंटी जो है वह इटली का यात्री था और यह देवराय प्रथम के काल में विजयनगर साम्राज्य आया था। तो अच्युत देव रज्जाक की बात करें तो अब्दुल रज्जाक की बात करें तो यह देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। वहीं इटली के शासक निकोलो कोंटी की बात करें तो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार जो सायन है उसको आश्रय किसने दिया था? तो जो सायन को आश्रय दिया था विजयनगर के राजाओं ने जो है सायन को आश्रय दिया था जो कि वैदिक ग्रंथों का भाष्यकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध कौन सा हुआ था? तो जो 1565 ईस्वी होता है इसमें जो प्रसिद्ध होता है वह होता है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और इधर बीजापुर, अहमद, गोलकुंडा की जो संयुक्त सेना थी इसकी तीनों संयुक्त सेना और विजयनगर के बीच लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। कब? तो 1565 ईस्वी में 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। जब राजा वोडियार ने तैमूर राज्य का स्थापना किया तब विजयनगर का शासक कौन था? जब राजा वोडियार ने जो है मैसूर का स्थापना करता है तो उसमें जो है राजा होता है विजयनगर का वेंकट सेकंड जो है उसमें राजा होता है। विजयनगर साम्राज्य का जो विधि व्यवस्था है उसकी प्रमुख व्यवस्था क्या था? तो जो विजयनगर साम्राज्य की जो विधि व्यवस्था होता है इसकी प्रमुख विशेषता होता है भू राजस्व व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव ने कराधान व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। तो जो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर ही भूमि राजस्व का दर नियत होता था। कारखानों के निजी स्वामी का औद्योगिक कर देते थे। वह स्थान जहाँ खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है। तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है कौन? तो हम्पी। विजयनगर का वह शासक जिसने चीन के सम्राट के साथ अपना राजदूत भेजा था। तो जो विजयनगर का वह शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था तो वह था बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने चीन को अपना एक राजदूत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसने 56 दक्षिण स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं वह स्थित है कहाँ पर? तो जिसमें से 56 दक्षिण स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं विजय विठल मंदिर यह कहाँ पर है? तो यह हम्पी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत प्रशासन। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन देखा जाता है कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों की जो अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करता था। मोहम्मद बर्नी ने जो है दिल्ली के सुल्तानों के अधीन जो भारत में शासक थे उसको इस्लामी नहीं माना। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान क्या थे? तो जो सल्तनत काल है इसका अधिकांश अमीर या सुल्तान कौन था? तो वह था तुर्क वर्ग का अधिकांश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दीवान ए बंदगा का स्थापना किसने किया था? तो दीवान ए बंदगा की स्थापना की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। वहीं दीवान ए मुश्कराज का स्थापना अलाउद्दीन ने कराया था। दीवान ए कोही का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक कराता है। वहीं दीवान ए अर्ज का स्थापना बलबन द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि दीवान ए मुश्कराज जिसका स्थापना किसने कराता है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने और यह राजस्व विभाग था। दीवान ए मुश्कराज क्या था? तो राजस्व विभाग था। दीवान ए अमीर को ही यह कृषि विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी नहीं मोहम्मद बिन तुगलक MBT द्वारा इसे स्थापित किया गया था। दीवान ए अमीर को ही और यह कृषि विभाग था।
दीवान ए हेरात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था और यह दान विभाग था। दीवान ए रियासत जिसका स्थापना अलाउद्दीन खिलजी करता है और यह बाजार नियंत्रण जो है विभाग था। कौन था दीवान ए रियासत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दीवान ए अर्ज जिसका स्थापना यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह सेना विभाग से संबंधित है। दीवान ए अर्ज दीवान रिसालत जो है यह धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। कौन तो दीवान रिसालत? दीवान इंसा यह सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। वहीं दीवान वजारत यह वित्तीय मामलों से संबंधित है। दीवान वजारत वह राजवंश जिसके अंतर्गत वजारत का चरमोकर्ष हुआ। वजारत का जो चरमोकर्ष हुआ किसके शासनकाल में हुआ? सर्वाधिक तो मोहम्मद जो तुगलक थे, तुगलक राजवंश के शासनकाल में जो है ये वजारत का चरमोकर्ष हुआ। भूमि उत्पाद कर लगाने वाला जो कर को इंगित करता है वह कौन कौन से कर है जो भूमि उत्पादन कर है? तो वह है खराज कर, उष्ण कर और मुक्तई कर। ये तीनों कर जो है भूमि उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के मध्यकाल शासक जिसने इक्ता प्रथा को व्यवस्थित किया था, तो इक्ता प्रथा का जो आरंभ किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। सल्तनत काल में भोराजज का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो जो सल्तनत काल है उसमें भोराजज का सर्वोच्च जो ग्रामीण अधिकारी है वो होता था चौधरी। सर्व कर लगाया जाता था किस पर? तो सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। जवाबीत का संबंध किससे है? तो राज्य का कानून से संबंधित है जवाबीत। हदीस है एक, हदीस क्या है? तो हदीस एक इस्लामी कानून होता है, वो है हदीस। सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ है? तो सल्तनत काल में जो फवाजिल है इसका अर्थ होता है कि इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाना में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को ही फवाजिल कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं कि सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं थी। कौन कौन? तो जो सल्तनत काल है इसके दो प्रमुख मुद्राएं होती है जीतल और टंगा। जीतल और टंगा। टंगा नामक चांदी का सिक्का चलाया था कितने? तो इल्तुतमिश ने। वहीं सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल इसको चलाया था चांदी और तांबे के यह होता था। कौन? तो टंका, ससगनी और जीतल। वहीं टंका जो सिक्का है चांदी का इसको चलाया था इल्तुतमिश के द्वारा। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किसने अंकित किया था? तो जो बगदाद के अंतिम खलीफा का पद का नाम जो सर्वप्रथम अंकित किया था वह था अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर जो है बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है अंकित था। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और हमारा नेक्स्ट जो क्लास है वह दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापना जो स्थापत्य का जो क्लास है यह हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। तो आप हमारे चैनल पर अगर यदि नए हैं तो हमारा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन और जो है क्लास आपको प्रोवाइड हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क जो है ला सके और अपनी सिलेक्शन पक्का कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।